हाँ जी, तो आज तो नया साल शुरुआत कर रहे हैं हम। नए नए साल में नए नए एडिशन की, जैसा कि कमिटमेंट किया था आप लोगों को कि मैं जल्दी से ही 6th एडिशन की क्लास को गो थ्रू करूँगा और हम इस पे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले चैप्टर से। चैप्टर का नाम तो सबको याद है, सेम चैप्टर है AAC, एक्सेस, असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। सो NABH 6th एडिशन की क्लास हम आज से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 AAC, इसका हम पहला स्टैंडर्ड आज कवर करेंगे। सो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता दूं। चैप्टर 1 AAC जो है, सेम चैप्टर का नाम 5th एडिशन में भी था। ये काफ़ी टाइम से, उससे पहले भी एडिशन में इसका नाम में कोई चेंज नहीं है। द फुल फॉर्म ऑफ चैप्टर इज सेम, एक्सेस, असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। अब जो पहला 5th एडिशन था उसमें जो स्टैंडर्ड थे वो 13 थे 5th एडिशन में, लेकिन अभी 14 थे। अभी 6th एडिशन में जो स्टैंडर्ड हैं वो 13 हो गए हैं। मीन्स 1 स्टैंडर्ड रिड्यूस हो गया है। बाकी जो AAC चैप्टर का इंटेंट है उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, जैसे कि प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ केयर और स्कोप ऑफ ईच हेल्थ केयर सर्विसेज, उसको डिफाइन करने के लिए इसमें थोड़ी सी बात की गई है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इंटेंट में, जो चैप्टर का इंटेंट है। अब ये स्टैंडर्ड कम कैसे हो गए वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो लैब के और इमेजिंग के जो स्टैंडर्ड थे वो रिपीट होते थे कई सारे, उनको मर्ज कर दिया गया है। और एक जो स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंडर्ड को तो मर्ज किया गया है 6th एडिशन में, और एक नया स्टैंडर्ड भी आया है, 1 न्यू स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड आया है, जैसा मैंने इंटेंट में बताया, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर के ऊपर। तो वो क्या क्या स्टैंडर्ड नए आए हैं, किस किस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में मॉडिफिकेशन हुआ है, हल्का फुल्का लैंग्वेज में चेंज हुआ है, वो हम आगे हर स्टैंडर्ड में डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है? AAC का, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं। पहले भी 4 ही थे। इस स्टैंडर्ड में सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट लेवल के पहले भी थे, अभी भी कमिटमेंट लेवल के हैं। तो इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड में बात क्या हो रही है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं AAC 1A, इसमें बात हो रही है हमारी डिफाइन करने की स्कोप ऑफ सर्विसेज। तो डिफाइन करने की बात हम पहले भी कर चुके हैं 5th एडिशन में, तो पैटर्न वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्डिंग का मॉडिफिकेशन है, कुछ एडिशन है। डिफाइन करने के लिए आपको जैसे बताया था कि आपके टॉप मैनेजमेंट यानी कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो आपका स्कोप, आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होगा, क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, वो डिफाइन करेंगे। मीन्स आपकी पॉलिसी होगी। अब स्कोप कैसे चुने? तो अगर आपका ऑलरेडी हॉस्पिटल पहले से चल रहा है, तो अगर आप कोई नई सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं या आप एक नया हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, आपके एरिया में किस टाइप का डिजीज पैटर्न है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस टाइप की समस्या वाले पेशेंट्स ज़्यादा हैं, उसको आप कम्युनिटी से फीडबैक लेके, या अपने पेशेंट्स जो ऑलरेडी हॉस्पिटल रनिंग है उनके पास किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, रिसेप्शन पे किस किस टाइप की इंक्वायरी हो रही है, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेके आप आपकी नई सर्विसेज प्लान कर सकते हैं। और नया हॉस्पिटल अगर प्लान कर रहे हैं तो अपनी नई स्कोप ऑफ सर्विसेज में क्या क्या आप ऐड करके वहाँ पर रखेंगे वो प्लान कर सकते हैं।
बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्कोप ऑफ सर्विसेज के लिए कम्युनिटी फीडबैक लेना मैंडेटरी है। मैनेजमेंट के जजमेंटल के बेसिस पे भी आप अपनी स्कोप ऑफ सर्विसेज डिफाइन कर सकते हैं। अपनी फैसिलिटीज़ में जो जो सर्विसेज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब एडिशन ये हुआ है इस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कुछ लाइन का, वो ये है कि जब भी आप न्यू सर्विसेज प्लान कर रहे हैं, नया सेटअप प्लान कर रहे हैं, तो डिजीज पैटर्न जो है उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं उसको भी कंसीडर करें। जैसे कोविड आया, अब कोविड के टाइम पर कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर इस टाइप की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्कोप प्लान करेंगे तो ऐसी कोई भी फ्यूचर की समस्या को हम अच्छे से टेकल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में बात की गई है जिसको हम AAC 1B कह सकते हैं। इस स्टैंडर्ड में क्या एडिशन हुआ है, एक तो वर्ड आपका डे केयर सेंटर, ये वर्ड ये ऐड हुआ है। दूसरा जो पहले शुड वर्ड था उसकी जगह अब शैल कर दिया गया है। इट मीन्स ये चीज़ें आपको करना नेसेसरी है। चेंजेज इसमें स्टैंडर्ड में क्या है, पहले तो स्टैंडर्ड है क्या, इस स्टैंडर्ड में बात होती है कि जो भी आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। डायग्नोस्टिक सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, लैब सर्विसेज आपकी हो गई डायग्नोस्टिक सर्विसेज में, तो उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लान करेंगे वो या तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हो, जैसे AERB गाइडलाइंस फॉलो होती हैं आपकी एक्सरे इक्विपमेंट्स के लिए, या फिर प्रोफेशनल बॉडीज़ कोई हो उसके बेसिस पर आपकी, जैसे लैब सर्विसेज है तो उसके लिए आप प्रोफेशनल बॉडी जैसे ISO स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, इसमें जो वर्ड पहले हेल्थ केयर सर्विसेज था उसकी जगह वर्ड आया है क्लिनिकल सर्विसेज। तो थोड़ा सा एम्बिग्युइटी, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर क्लिनिकल वर्ड यूज किया गया है। तो क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अब क्लिनिकल सर्विसेज में भी उन्होंने क्या कर दिया, कैटेगरी दे दी, ब्रॉड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी। मीन्स आपकी क्लिनिकल सर्विसेज ब्रॉड स्पेशलिटीज की क्या स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं, सुपर स्पेशलिटी की क्या स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं। ब्रॉड और सुपर स्पेशलिटी तो समझते हैं ना आप लोग। ब्रॉड का मतलब है आपकी जनरल स्पेशलिटी, जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, आपका जनरल सर्जरी हो गया। सुपर स्पेशलिटी में जैसे कार्डियक केयर फैसिलिटी, गैस्ट्रो, न्यूरो सर्जरी, वो आपकी सुपर स्पेशलिटीज में आ जाती हैं। तो क्लिनिकल सर्विसेज में भी आपकी ब्रॉड, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, इसके अलावा डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो आपकी हैं उसके बारे में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज नॉट ओनली फॉर ब्रॉड और सुपर स्पेशलिटी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं वो आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। और उसके लिए आपके पास क्वालिफाइड मैन पावर होना चाहिए। अब क्वालिफाइड मैन पावर में थोड़ा सा यहां पर फिर से मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐड ऑन हुआ है। वो क्या है, पहले बात हो रही थी क्वालिफाइड मैन पावर या स्टाफ जो होगा वो आपका, या पर्सनल जो होंगे वो डॉक्टर एंड नर्सेज। लेकिन 6th एडिशन में डॉक्टर नर्सेज के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ ये भी ऐड ऑन हो गए हैं। सो डॉक्टर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS, नर्सेज के लिए GNM या BSc नर्सिंग, और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जिस
फील्ड से वो पैरामेडिकल स्टाफ है उस स्पेशलिटी में उसके पास डिग्री या डिप्लोमा हो। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन तो आपका डीआरटी, लैब टेक्नीशियन तो डीएमएलटी, इस टाइप से जो भी ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन है तो डीओटीटी, ये बेसिक डिप्लोमा उसके पास कम से कम होना चाहिए, राइट। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट ऐड ऑन हुई है। इसके अलावा स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है, इसके थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में अगर हम जाएं तो यहां पर बात हो रही है आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज आपको आउटसोर्स्ड सर्विसेज मींस क्लिनिकल सर्विसेज। जहां पर भी सर्विसेज की बात करूं तो क्लिनिकल वर्ड यूज किया गया, जो पहले हेल्थ केयर सर्विसेज वर्ड था। क्लिनिकल सर्विसेज या डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मींस आपकी जो इन हाउस स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं वो तो आपको डिफाइन करना ही है। जो आपकी आउटसोर्स सर्विसेज हैं, मींस क्लिनिकल आउटसोर्स सर्विसेज और एंड आपकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जैसे कि आपने लैब की कुछ फैसिलिटीज आउटसोर्स की हुई हैं या आपने इमेजिंग की कोई फैसिलिटी आउटसोर्स की है, जैसे एमआरआई आउटसोर्स किया या सीटी स्कैन आपके यहाँ आउटसोर्स्ड है, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये है आपकी पॉलिसी में क्लियरली डिफाइंड होगा कि हमारी इन हाउस स्कोप ऑफ सर्विसेज क्लिनिकल ये सर्विसेज हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज में हमारे पास ये सर्विसेज हैं, आउटसोर्स्ड हमारी क्लिनिकल सर्विसेज ये हैं और आउटसोर्स्ड हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज या सर्विसेज ये हैं। इसके अलावा नॉट इन स्कोप जो फैसिलिटी आपके पास नहीं है वो भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स अपनी पॉलिसी में मेंशन कर सकते हैं। और इसके बारे में क्या हमारी स्कोप इन हाउस है, क्या हमारी स्कोप आउटसोर्स्ड है। तो स्कोप की जब मैं बात करूंगा तो मीन्स क्लिनिकल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इन हाउस एज वेल एज आउटसोर्स, इसके बारे में आपके स्टाफ को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड नॉट ओनली स्टाफ, पेशेंट को भी, तो स्टाफ को भी एजुकेट करना है। अपनी पॉलिसीज को आप पढ़ाएंगे, स्टाफ को एजुकेट करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को भी आपको एजुकेट करना है कि क्या क्या सर्विसेज हमारी इन हाउस हैं, क्या क्या आउटसोर्स्ड है या क्या सर्विसेज हमारे पास नहीं है। अब पेशेंट को आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं, या तो अपनी वेबसाइट पे आप ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं या हॉस्पिटल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर या कहीं पर भी आप प्रिंटिंग करके डिस्प्ले कर सकते हैं, या कोई पैम्पलेट्स वगैरह छपवा सकते हैं, ब्रोशर टाइप के छपवा सकते हैं, वो आप अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकते हैं ओपीडी या वेटिंग एरिया में कहीं पर भी, जिससे कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि क्या सर्विसेज हमारे पास हैं, क्या हमारी आउटसोर्स सर्विसेज हैं और कौन सी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो सिमिलर ही है पहले की तरह। आपको अपनी स्कोप ऑफ सर्विसेज डिफाइन करने के अलावा, स्टाफ को एजुकेट करने के अलावा, क्वालिफाइड मैन पावर होने के अलावा, क्वालिफाइड मैन पावर में एक चीज और है, स्टैंडर्ड 1 में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 2 में ये भी बात कही गई है कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो ओपीडी, आईपीडी एंड इमरजेंसी, इसके अलावा एक वर्ड यूज किया गया डे केयर, जो मैंने आपको बताया था, डे केयर सर्विसेज, ये फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। किसी भी स्पेशलिटी या स्कोप को ऐड करने के लिए डॉक्टर जो हैं आपके मींस कंसल्टेंट, वो आपका इमरजेंसी कवर देंगे, प्लस उनकी रेगुलर ओपीडीज होंगी, वो रेगुलर पेशेंट्स आईपीडी में देखते होंगे, तो उस स्कोप को कंसीडर किया जा सकता है एनएबीएच में ऐड करने के लिए। अगर वो डॉक्टर केवल विजिटिंग बेसिस पर आते हैं, इमरजेंसी कवर नहीं देते हैं, तो उसको स्कोप में ऐड करना
नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास फुल फ्लेज्ड उसकी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी कवर नहीं है। अब डिस्प्ले की बात कर रहे थे हम, तो डिस्प्ले में क्या करना है, सेम, या तो आप साइनेज बनवाइए स्कोप ऑफ सर्विसेज के, या आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। स्कोप ऑफ सर्विसेज में ईच डिपार्टमेंट की स्कोप भी डिफाइन करना है। ये चीज़ इवन 5th एडिशन में भी थी, यहाँ पर थोड़ा सा उसको और क्लियर किया गया है कि आपकी क्लिनिकल सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज एज वेल एज डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इवन आई वुड से सपोर्टिंग सर्विसेज भी अगर आपके पास कुछ है, सपोर्टिव सर्विसेज जो क्लिनिकल रिलेटेड है या अलाइड हेल्थ स्पेशलिटीज है, उनका भी सब स्कोप आपको डिफाइन करना चाहिए और डिस्प्ले भी करना चाहिए। सब स्कोप का मतलब क्या है, मेरे पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोसीजर्स करता हूँ, मेरे पास ओपीडी है, मेरे पास कैथ लैब है या नहीं है, क्या मैं कार्डियक गैस्ट्रो फैसिलिटी है तो गैस्ट्रो में मैं क्या गैस्ट्रो सर्जरी भी करता हूँ या केवल गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी है। मीन्स हर डिपार्टमेंट की सब स्कोप जो हैं वो डिफाइन होनी चाहिए और डिस्प्ले भी होना चाहिए। अगर आपके पास सिंगल डिफरेंट स्पेशलिटी की ओपीडी है तो आप उस ओपीडी के बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप एक कंबाइंड साइनेज बना के उसको सब स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा AAC 1 में यही छोटे मोटे चेंजेज हैं, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसकी क्लास जो है 5th एडिशन में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई हुई है, तो आप चाहें तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अब सारी क्लासेस के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर जाके सर्च करके 5th एडिशन की फर्स्ट जो स्टैंडर्ड की क्लास है AAC 1 वो आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। बाकी हम जो जो स्टैंडर्ड को पढ़ते जाएंगे उसमें क्या चेंजेज हैं, क्या अपडेट आया है, वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।